हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो इस वीडियो में हम इम्यूनोलॉजी को बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम फैक्ट्स और सीधा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी देखेंगे और एक ब्रीफ हिस्ट्री के साथ अच्छे से समझते हुए वी विल कवर इट for GATE exam, CSIR and any other competitive exam or 10th level, +1, +2 and your college level. So we will likely to keep it a simple video so that आपको समझ आए. Okay. So starting with immunology. तो सबसे पहले immunology को अगर हम देखें तो it is derived from the Latin word which is known as immunis. अब इम्यूनिस का मतलब होता है किसी चीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, राइट। सो इसी लैटिन वर्ड से इसको हमने डिराइव किया गया है। अभी जो हम इम्यूनोलॉजी स्टडी करते हैं, इम्यूनिटी स्टडी करते हैं, तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट आर होते हैं। जो सबसे पहला आर होता है दैट इज योर रिकग्निशन, राइट, एंड सेकेंड आर इज दैट इज योर रिस्पॉन्स। तो अगर आप देखो इन तीनों वर्ड्स में आपकी सारी इम्यूनोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो कवर हो जाती है। मतलब कि आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन और उसके बाद आपकी बॉडी रिकग्नाइज कर पाए कि कौन सा फॉरेन एंटीजन, कौन सी फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में आई है, और उसके बाद उसी चीज के खिलाफ वो एक रिस्पॉन्स जनरेट कर सके, राइट। सो from the Latin word itself we came to know that immunis is to protect against, to provide protection against something. And furthermore, if we see, the immunology is revolving around the two words, that is your recognition and your response. So first of all, when we recognize something and after that we generate a response, so that all combines to form the immunology, right? अब सबसे पहले इफ वी गो बैक इनटू द इम्यून सिस्टम, कैसे ये सब शुरू हुआ, सो इट वाज अ इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट। तो सबसे पहले इसका 450 BC के जो है अराउंड इम्यूनोलॉजी का जो पहला हमने कॉन्सेप्ट देखना था वो शुरू किया। तो इस टाइम पे देखा गया कि प्लेग का जो आउटब्रेक था वो चल रहा था, और प्लेग के आउटब्रेक के टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट दोज इंडिविजुअल्स हु वर इन्फेक्टेड अर्ली विद द प्लेग, they were only able to nurse the sick individuals. What it means is कि जिन इंडिविजुअल्स को उस टाइम पे प्लेग की बीमारी हुई थी, सिर्फ वही इंडिविजुअल्स थे जो आगे जाके दूसरे जो ऐसे मरीज थे जिनको प्लेग थे उनको नर्स कर पा रहे थे, उनकी देखभाल कर पा रहे थे। तो ऐसा क्यों? इसका मतलब जो इंडिविजुअल जिनको प्लेग नहीं थी, अगर वो उनके पास जा रहे थे दे वर फॉलिंग सिक, बट जिनको ऑलरेडी एक बार प्लेग हो चुका था वो जब जा रहे थे तो दे वर नॉट फॉलिंग सिक। तो पहले उन जगह से, इस जगह से थोड़ा सा इस चीज का शुरुआत होना शुरू हुआ। अब सेकंड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आए थे दैट वाज योर एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर की जो स्टोरी है वो आई गेस अराउंड 1750s के अराउंड हम बात कर रहे होंगे। अब इस टाइम पे जो हमारे पास आउटब्रेक आया था दैट वाज स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स में देखा गया था, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि मिल्कमैन जो थे, उनकी जो गाय थी उनको जो है वो स्मॉल पॉक्स की जो डिजीज होती थी, जो काउज में पॉक्स डिजीज होती थी, दैट वाज नॉट मच फैटल देन द डिजीज विच वाज, जो कि स्मॉल पॉक्स थी और सभी ह्यूमंस को हो रही थी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो मिल्कमैन थे, ठीक है, जिनको ऑलरेडी जो काउ वगैरह से हुआ है एक बार, और वही जो मिल्कमैन थे दे वर नॉट इन्फेक्टेड, राइट। तो सेकेंड बार जब उनको मतलब देखा कि बाकी सभी को तो स्मॉल पॉक्स हो रहा है लेकिन जो दूध वाले हैं उनको तो स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा, इसका मतलब उनकी जो बॉडी थी उन्होंने इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही थी अगेंस्ट द डिजीज, राइट, क्योंकि एक बार उनको माइल्ड लेवल पे वही बीमारी काउ से हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल पॉक्स वैसी थी दैट वाज एट मच हायर एंड मच पैथोजेनिक लेवल, राइट। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आया था दैट वाज वेरियोलेशन। अब वेरियोलेशन का कंसेप्ट क्या था? जो उस टाइम पे ब्रिटिश एम्बेसडर की वाइफ थी उसने वेरियोलेशन का जो कंसेप्ट था अपने दोनों बच्चों में करवाया था। इसमें क्या था कि जो स्मॉल पॉक्स में सिस्ट होते हैं ना, पस्ट्यूल्स बनते हैं, उनको ड्राई करके आपकी स्किन में कोई कट लगाया जाता था और उसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता था। तो इससे काइंड ऑफ क्या हो गया कि उस बंदे को एक बेसल लेवल पे, मतलब स्मॉल लेवल पे आपने उस बीमारी का छोटा सा चीज जो है वो, छोटा सा जो टॉनिक है वो उसको दे दिया। इसका मतलब उसके बाद हमने देखा कि वो जो थे इंडिविजुअल जिनको ऐसे वेरियोलेट किया गया था उनको बाद में स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ।
तो वहां से वेरियोलेशन का कंसेप्ट हमारा शुरू हुआ, जैसे हम आगे आगे वैक्सीनेशन तक ले आए, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आए, जहां से हमारे पास वैक्सीन का नेम आया, दैट वाज लुईस पैस्चर। तो लुईस पैस्चर ने क्या किया, उसने अपने कल्चर मीडियम में ना बैक्टीरिया कॉलेरा ग्रो किया था, और उसी बैक्टीरिया को उसने क्या किया, उसी बैक्टीरिया को उसने अपनी जो चिकन्स थी उनमें उसने इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है। तो पहले उसने देखा कि वो थोड़ी सी बीमार हो रही थी, बट उसके बाद दे गॉट एन इम्यूनिटी, और उनके बाद उनको कॉलेरा नहीं हुआ। तो उसने ऐसे बार बार किया, तो उसके बाद उसको समझ आया कि अगर हम जो भी सपोज चीज हमें दिक्कत दे रही है, स्मॉल पॉक्स हो गया, चाहे प्लेग की फॉर्म ले लो, चाहे आप कॉलेरा की फॉर्म ले लो, कि अगर हम कोई भी पैथोजन को उसकी एटेन्यूएटेड फॉर्म, मतलब इतनी फॉर्म जो कि आपको हार्म ना कर सके, जैसे कि एक होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे को एक बार निडल चुभोई, तो जब दूसरी बार थोड़ी सी ज्यादा भी चुभोएगा आई कैन टॉलरेट, क्योंकि मुझे पता होगा कि कितना सा दर्द होता है। मैंने एक बार वैक्सीन कराई, मुझे पता बहुत दर्द हुआ, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ते गए तो हमें पता वी गेट यूज्ड टू इट। तो वैसे ही क्या होता है कि हमारी बॉडी को पता होता है कि अब स्ट्रिप लगेगी, अब आपने चीख नहीं मारनी, ठीक है, इतना सा होगा। तो वैसे ही बॉडी को पहले ही थोड़ा सा टॉनिक दे दिया गया कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी ही चीज दोबारा आती है आपको कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे हमारा वैक्सीन का कंसेप्ट जो है वो शुरू हुआ था। सो दिस वॉज द हिस्ट्री बिहाइंड द इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम, कैसे ये सारा कुछ जो है वो शुरू हुआ था। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इम्यून सिस्टम को हम मेनली दो चीजों में डिवाइड करते हैं, वन इज योर इनेट इम्यूनिटी एंड वन इज योर एडेप्टिव इम्यूनिटी, या फिर आप बोल सकते हो अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो अब उसके बाद इनेट इम्यूनिटी और इसमें क्या फर्क होता है, जो आपकी इनेट इम्यूनिटी होती है दैट इज प्राइमरली नॉन स्पेसिफिक, और जो आपकी अक्वायर्ड होती है दैट इज स्पेसिफिक। यहाँ पे आपके जो बी सेल्स हो गए, टी सेल्स हो गए, एंटीबॉडीज, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, इन सभी का रोल आ जाता है। लेकिन जो नॉन स्पेसिफिक वाली होती है, यहाँ पे आपने याद रखना है ACP, ठीक है। अब यहाँ पे A से आपके पास हो गया एनाटॉमिकल बैरियर्स, ठीक है, देन C से आपके पास हो गया केमिकल बैरियर्स, और P से आपके पास हो गया फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं तीनों को। तो एनाटॉमिकल बैरियर्स में जैसे कि स्किन हो गया, ठीक है, म्यूकस हो गया, देन सीबम ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, एनाटॉमिकल बैरियर में, जो कि रेस्पिरेटरी में आपके म्यूकस वगैरह की लाइनिंग रहती है, देन स्किन जो आपका बैरियर की तरह काम करती है, सीबम ग्लैंड्स। अब देखो, जो स्किन है, अगर उसके ऊपर कोई चीज आके बैक्टीरिया रह गया, मस्कीटो रह गया, इंसेक्ट रह गया, कोई भी चीज रह गई, ऐसी तो नहीं कि वो मस्कीटो को रोक पा रही है लेकिन दूसरे को नहीं रोक पा रही। तो नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि इसको नहीं पता होता कि उस जो आपके ऊपर अटैक करने वाली चीज है उसका क्या नेचर है, बैक्टीरिया है, वायरस है, स्पोर्स है, क्या है, इट डोंट नो इट, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इनेट इम्यूनिटी इज कैटेगराइज्ड अंडर द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। लेकिन जो स्पेसिफिक वाली है उसको पता है कि भाई इस बार बैक्टीरिया आया है, तो अगली बार अगर यही बैक्टीरिया आएगा तो हमने क्या करना है, इस बार वायरस आया था, मतलब कि इसको पता होता है कि पैथोजन की आइडेंटिटी कैसी है, ठीक है। तो स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, सीबम ग्लैंड, देयर अंडर योर एनाटॉमिकल बैरियर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं केमिकल बैरियर्स। इसमें आप लाइसोजाइम लिख सकते हो, जो कि टीयर्स में प्रेजेंट होता है। आपको पता है टीयर्स में IgA एंटीबॉडी भी होती है। उसके अलावा आप लेक्टोफिरोन केमिकल लिख सकते हो, जो कि एंटीवायरल नेचर का जो है केमिकल है, ठीक है। उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम लिख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक पोर किया जाता है। अब देखो, किसी की मेम्ब्रेन में आप पोर कर दो तो जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, तो वही यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सो लाइसोजाइम, कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा साइटोकाइंस होते हैं। साइटोकाइंस ना गॉसिप गर्ल्स के जैसे काम करते हैं, गॉसिप क्वींस, जो भी गॉसिप वाला बंदा हो गया, एक को बताई, दूसरे को बताई, तीसरे को बताई, और सभी कहीं पे लगी आग। तो साइटोकाइंस एक्टिव हो जाते हैं जब कहीं भी इम्यून रिस्पॉन्स की बारी हुई, अपना काम पूरा करते हैं, उसको भी बताते हैं भाई बचाने जाओ, उसको भी बताते हैं भाई बचाने जाओ। तो इनका कुछ वैसा इंट्रिकेट नेटवर्क बनता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम चले आगे,
फेगोसाइटोसिस में। तो फेगोसाइटोसिस, हाँ, इधर आपका एक पैम्प भी आ जाता है विच इज पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। अब देखो ये क्या होता है, हर एक जो पैथोजन होता है ना, सपोज इसके ऊपर ये वाला मार्क हो गया, ये मार्क हो गया, तो हमारी बॉडी में इसके लिए रिसेप्टर होते हैं, पैथोजन रिकग्निशन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये इनको पहचान सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया वगैरह है ना, उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, डैमेज एसोसिएट जो डैमेज है वो इनिशिएट करवा सकते होते हैं। अब फेगोसाइटोसिस की अगर हम बात करें तो फेगोसाइटोसिस में क्या होगा, वो अपनी मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करेगा, उसको अंदर लेकर आएगा और उसकी किलिंग कर देगा। तो फेगोसाइटोसिस में जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व होते हैं बैरियर्स में, दैट इज योर मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एंड डेंड्राइट्स, ठीक है। अब देखो कभी भी आप देखोगे कि अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन है तो सबसे ज्यादा आपको इन्फ्लामेशन वाली जगह पे न्यूट्रोफिल्स जो है वो प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गेट में भी आया था, देखो कि अगर आपको बताना हो कि जो भी आपकी इंजर्ड साइट है, इन्फ्लामेशन साइट है, उसमें सबसे पहले कौन जाएगा, न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले नंबर पे, फिर आपके मैक्रोफेजेस जाएंगे और एंड पे आपके डेंड्रिटिक सेल्स जाएंगे। तो ये तीनों जो सेल्स हैं उनका फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी में काम होता है, ठीक है। अभी कैसे काम करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अब दे वर्क इन 2 मैनर्स, एक होता है ऑक्सीजन डिपेंडेंट और एक होता है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में ये क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे और केमिकल्स रिलीज करके उस बैक्टीरिया को या फिर जो भी पैथोजन है उसकी एक्टिविटी को समाप्त कर देंगे। लेकिन ऑक्सीजन डिपेंडेंट में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में भी कितनी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं जिसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट खाने पड़ते हैं, राइट। तो वैसे ही उनकी बॉडी में ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन डिपेंडेंट फॉर्म के साथ रेडिकल्स बनाते हैं। फ्री रेडिकल्स अगर बन जाए तो उनकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब हम हर जगह से जो भी हमारा पैथोजन है उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फेगोसाइटोसिस से हो, चाहे एनाटॉमिकल बैरियर्स हो, चाहे वो हमारे टी सेल्स हो, बी सेल्स हो, ठीक है, सबको। अब इसके बाद हम डिटेल में देखेंगे जो हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी वगैरह होती है उसको, ठीक है, ओके। सो अभी एक और चीज हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट, अगर हम स्टार्ट करें तो हमारी बॉडी में जो मेन सेल्स बनते हैं, तो आपने देखा होगा क्वेश्चन भी आया है कि जैसे जैसे जो बर्थ होता है ना, तो बर्थ के टाइम पे जो हमारे HSCs होते हैं, तो HSC हमारे पास होता है दैट इज हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। तो ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कौन से होते हैं, जो कुछ वैरायटी मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अलावा आपकी बॉडी के सारे सेल्स बना सकते होते हैं, दे आर योर प्लूरीपोटेंट सेल्स, ठीक है। तो ये जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं ये आगे जाके एक तो आपके बनाते हैं माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स, सो एक तो आपके बनाते हैं लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स और एक बनाते हैं माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स, माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स। अब जो लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स हैं इनसे आगे आपके लिम्फोसाइट्स बनते हैं, वो चाहे आपके बी सेल्स हों और चाहे आपके टी सेल्स हों, ठीक है, ऐसे बनते हैं। लेकिन अगर आप माइलॉइड सेल्स की बात करो, इनसे आपके क्या बनेंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स बनेंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स में आपके पास बेसोफिल आ जाएगा, इओसिनोफिल आ जाएगा, ठीक है, न्यूट्रोफिल आ जाएगा। फिर आपके जो आरबीसीज होते हैं ये भी इनसे बनते हैं, प्लेटलेट्स भी इनसे बनते हैं, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स भी इनसे बनते हैं और मैक्रोफेजेस भी इनसे बनते हैं। अब नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ये सब कुछ क्या है। देखो टी सेल्स हमारे होते हैं, ठीक है, ये भी आगे 2 कैटेगरी के होते हैं, एक टी हेल्पर सेल्स होते हैं और एक टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं। ये दोनों किस चीज पे डिफरेंशिएटेड है, ऑन द बेसिस कि एंडोजीनस एंटीजन है या फिर एक्सोजीनस एंटीजन है, ठीक है। जैसे कि जो टी हेल्पर सेल है ये एक्सोजीनस एंटीजन के लिए होता है, अगर कोई एंटीजन बाहर से हो तो ये एक्टिवेट होता है। फिर जो टी सी होता है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, जो टी सी होता है ये हमारा होता है एंडोजीनस एंटीजन के लिए, ठीक है। तो अब जो टी हेल्पर सेल है टी सी सेल हो गया, और ये जो हमारे टी सेल्स वाला होता है सारा गेम, ये हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में आ जाता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी
जिसमें आप टी सेल्स का काम लोगे, आप फेगोसाइटोसिस का काम लोगे, और जहां पे भी बी सेल्स और एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हो जाए वो आपकी आ जाती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है, जैसे कि आपने अडेप्टिव की थी, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो बी सेल्स है ये आगे क्या बनाएंगे, ये आगे बनाएंगे प्लाज्मा सेल्स और ये बनाएंगे मेमोरी सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स आगे आपके बनाते होते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। तो देखो पहले हमने क्या किया, इम्यून सिस्टम को डिवाइड किया, इनेट में किया और हमने अक्वायर्ड में किया। इनेट में हमने देखा कि कैसे कैसे चीजें है ना हमें चाहिए होती हैं। अक्वायर्ड में कहते हैं कि आप इम्यूनिटी को अक्वायर करते हो, कैसे कि जब आप उससे फेस कर लेते हो पैथोजन से। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोल देते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि उन सभी का उनमें क्या क्या थे हमारे, है ना, ACP हमने किया था, एनाटॉमिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स, फेगोसाइटिक बैरियर्स, राइट। फिर उसके बाद हम आए कि HSCs क्या होते हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। और इनको बनाता कौन है, देखो सबसे पहले इनको बनाने का काम जो होता है वो योक सैक के पास होता है, फिर स्प्लीन काम ले लेता है, और स्प्लीन के बाद एंड पे ये कहाँ पे बन जाते हैं, बोन मैरो में, फिर इनको बोन मैरो बनाने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए टी सेल्स कहाँ पे बनते हैं, ये दोनों सेल्स बोन मैरो में बनते हैं। टी सेल्स की मैच्योरेशन आपकी थाइमस में होती है, ठीक है। सो यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है टॉपिक, दैट इज अब हम करेंगे इम्यूनिटी की क्लासिफिकेशन। So let's do the classification of immunity. Okay. So if we do the further classification of immunity, we have active immunity and we have passive immunity. So what is active and passive? And ये भी आगे further divided होते हैं, natural active immunity and आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ऐसे ही ये भी आगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और ये भी आगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब देखो एक्टिव का मतलब और पैसिव का मतलब। एक्टिव का मतलब ये कि उस एंटीजन से, उस पैथोजन से आपकी बॉडी का सामना हुआ है, चाहे वो कम फॉर्म में है चाहे वो ज्यादा फॉर्म में है, बट आपका सामना हुआ है, इसको बोलते हैं एक्टिव। लेकिन अगर आपकी बॉडी का उस पैथोजन से सामना नहीं हुआ, वो आपका पैसिव फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो देखो एक्टिव में मैंने क्या बोला, सामना होता है, तो नेचुरल एक्टिव में क्या हो जाएगा, नेचुरल एक्टिव में मतलब कि अगर आपको कोई डिजीज हुई है उसके बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही हैं, वो किस कैटेगरी में आ गई, नेचुरल एक्टिव की कैटेगरी में आ गई, ठीक है। और आर्टिफिशियल एक्टिव क्या हो गई, जैसे कि आप वैक्सीन लेते हो, ये किस कैटेगरी में आ गई, ये आर्टिफिशियल एक्टिव में आ गई, क्योंकि वैक्सीन के अंदर भी तो पैथोजन की फॉर्म होती है, राइट। स्मॉल फॉर्म होगी जो भी आपकी फॉर्म है, ठीक है, एटीन्यूएटेड फॉर्म है, तो आप पैथोजन से इंटरैक्ट तो कर रहे हो, तो ये आर्टिफिशियल में आ जाएगी। वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे पैसिव में, पैसिव नेचुरल मतलब डायरेक्टली आपको एंटीबॉडीज मिल रही हैं, तो ये चीज तो मदर्स मिल्क में भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मदर से हमारे पास IgG एंटीबॉडी आती है, IgG के भी आगे बहुत सब टाइप्स होते हैं, और उसमें भी IgG2 जो है वो स्पेसिफिकली प्लेसेंटा क्रॉस कर पाती है। और फिर आर्टिफिशियल पैसिव में कैसे आएगी, तो इसमें क्या होता है कि जस्ट सेकेंड, आर्टिफिशियल, हाँ, तो अगर तो क्या है कि आपका नेचुरल वे से आ रही है, लेकिन आर्टिफिशियल पैसिव में क्या होगा कि अदर ऑर्गेनिज्म से आएगी, अनदर ऑर्गेनिज्म से आएगी। तो वो अदर ऑर्गेनिज्म कैसा, जैसे कि अब एंटी वेनम की बात करो जो स्नेक बाइट के खिलाफ होता है, तो जो एंटी वेनम हमारे पास अवेलेबल होता है ना, वो हॉर्स में प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब कि हॉर्स में डाल के हॉर्स फिर उसके प्रति जो भी अपना रिस्पॉन्स है, जो एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीडोट बनाता है, वो एंटी वेनम की फॉर्म में हमें दिया जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इम्यूनिटी की फर्दर क्लासिफिकेशन। तो नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, यही इम्यूनिटी की सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे।
Thank you everyone. If you like the video, please do subscribe and like it so that we came to know that you're really liking our stuff और हमारा तरीका आपको पसंद आ रहा है. So thank you everyone.